Okay, good morning students. After discussing about the refractive indexes, ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे टू रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब। पहले हमने सिंगल एक रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था, अब हम टू इसमें दो रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे इन द रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू पास होकर के, ठीक है। और इसमें हम शो करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जिस एंगल से लाइट यहाँ पे एंटर करेगी उसी एंगल से लाइट जो है वो बाहर निकलेगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंट। इस चीज को भी हम साथ साथ में शो करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसिडेंट रेस यहाँ से पास होकर के निकलेगी, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पे एंटर कर रही है, कहाँ से एंटर कर रही है? एयर से एंटर कर रही है। किस में एंटर कर रही है? ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है। एयर इज द रेयर मीडियम, ग्लास इज द डेंसर मीडियम, ठीक है। तो एंगल कितना बनाएगी ये यहाँ से यहाँ तक? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो जैसा हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि जैसे रे ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर करती है तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ बेंड होती है? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होकर के चलेगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाएगी इसके साथ, दैट इज द रिफ्रैक्शन एंगल। तो इसको मैंने R1 का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? यहाँ पे मैंने इसको R1 का नाम दे दिया, ठीक है। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो किस तरफ बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मेरे पास नॉर्मल है, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दैट ऑफ द साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल कितना हमारे पास? I टू दैट ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल कितना मान रहा हूं मैं यहाँ पे? R1 मान रहा हूं, ठीक है। विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसकी इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियोज के बराबर। तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और कौन सा नीचे आएगा? क्या बताया हुआ था कि जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जो है एंटर करती है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है, और जिस जहां से वो लाइट आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाता है। तो देखो कहां पे एंटर कर रही है? ग्लास में एंटर कर रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कहां से आ रही है रे ऑफ लाइट? एयर से आ रही है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड केस में क्या होगा? अब मैं यहाँ पे जब राइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पे इसके लिए एक और नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, दैट इज N2 मान लेते हैं और इसको N1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो रे ऑफ लाइट, अब मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाऊंगा और यहाँ से ही लाइट को कंसिडर करता हूँ। तो रे ऑफ लाइट देखो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये R1 है तो मान लेता हूँ मैं ये R2 है, इसको मैं प्रूव करना है मैंने, ठीक है। तो इसको मैंने R2 मान लिया, ठीक है। इसको बाद में अल्टरनेट एंगल, इसको मैंने प्रूव करना, तो मैंने इस एंगल को क्या माना? R2 के बराबर। अब देखो रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम से आ रही है, और कहां पे जाएगी? अब एयर में जाएगी दोबारा से। तो क्या, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में वीडियो में देखा था कि रे ऑफ लाइट जो है जैसे ये रेयर से डेंसर की तरफ एंटर करती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किस तरफ बेंड होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल ऑफ एमर्जेंट। क्या नाम दिया मैंने इसको? एंगल ऑफ एमर्जेंट का नाम दिया। ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? एमर्जेंट को। तो ये बाहर की तरफ निकल रही है रे ऑफ लाइट, ठीक है। तब मुझे यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन एंगल का कर देता हूँ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ अगेन। तो देखो अब साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? R2, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये रे ऑफ लाइट कितना एंगल बना रही है? R2 का एंगल बना रही है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। अब देखो रिफ्रैक्शन एंगल की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एमर्जेंट एंगल। तो साइन ऑफ E से रिप्रेजेंट कर दिया। किसके इक्वल आएगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा? ऑब्वियसली बात है एयर का ऊपर आएगा, क्योंकि जिस मीडियम में एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर ऊपर लिखा गया, टू दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास नीचे लिखा गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है। इसको इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले गया और इसको इस तरफ रेस करके लिख दिया। तो ये इक्वेशन मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, साइन ऑफ ई
साइन ऑफ R2 विल बी इक्वल टू द एन जी ऊपर चला गया अपॉन एन ए नीचे आ गया, गिव दैट इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर ध्यान दोगे आप लोग तो यहाँ पे पाओगे कि एन जी अपॉन एन ए ये भी तो आ रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू को उठाता हूँ मैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है। तो आई कैन राइट इट हियर, क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन ऑफ ई अपॉन साइन ऑफ R2 विल बी इक्वल टू द एन जी अपॉन एन ए की जगह मैं इक्वेशन 1 का यूज कर लेता हूँ, कितना बन जाएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंगल्स का फॉर्मूला लगाते हैं, अल्टरनेट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स के ये इक्वल है, तो R2 एंगल जो होते हैं R1 एंगल के बराबर है, ठीक है। सॉरी अल्टरनेट नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो R1 R2 इक्वल टू R के बराबर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं हम, साइन ऑफ ई अपॉन साइन ऑफ R विल बी इक्वल टू द साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R। तो देखो कट गया ना ये दोनों आपस में, बचा गया मेरे पास साइन ऑफ इमर्जेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। तो साइन ऑफ एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट, और यही मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था कि टू रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, दो रिफ्रैक्शन हो रही है ग्लास स्लैब के थ्रू, तो मैंने इसमें शो कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल ही होता है, ठीक है। यानी कि जिस एंगल से यहाँ पे एंटर करेगी लाइट उसी एंगल से वो बाहर भी निकलेगी। मान लो एंटर ऑफ इंसिडेंट जो 30 डिग्री है, तो ये अंदर से पास होकर के जब ये बाहर निकलेगी तो ये एंगल भी कितना बनाएगी, 30 डिग्री का ही बनाएगी, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द टू रिफ्रैक्शंस थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब। क्लियर हो गई बात सभी को। अब देखो इसी में ही एक और हमारे पास कंसेप्ट निकल के आता है, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट के बारे में, ठीक है। देखो लेटरल शिफ्ट होती क्या है, ये लेटरल डिस्टेंस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। एक्चुअली में रे ऑफ लाइट यहां से आ रही थी, तो इसका जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था वो इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करती है जो आगे की तरफ स्ट्रेट जाती है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमने टॉर्च लगाई और टॉर्च में लाइट यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर जा रही है और बेंड हो जा रही है, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करती है। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो आ रही थी तो इसको स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इस ग्लास स्लैब की वजह से क्या हुआ, इसने अपना पाथ जो वो चेंज कर दिया। अब कितने डिस्टेंस से वो चेंज हो रही है, एक्चुअल में इसका पाथ ये है लेकिन अब निकल यहां से रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोला जाता है इसको, लेटरल शिफ्ट बोला जाता है, या तो फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितने डिस्टेंस से ये रे ऑफ लाइट जो है बेंड हो जा रही है अपने एक्चुअल पाथ से, एक्चुअल पाथ तो इसका स्ट्रेट होना चाहिए था लेकिन एक्चुअल पाथ से ये बेंड हो जा रही है, तो कितना डिस्टेंस से बेंड हो रही है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारे पास ये आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगी बात सभी को ये। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, और दूसरा लेटरल शिफ्ट के बारे में।